आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 13। जैसे कि लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था और इंटरेक्शन एनर्जी पढ़ी थी। बेसिकली सेल्फ एनर्जी आगे हम लोग पढ़ने वाले थे, तो आज उसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अपन लोग पढ़ेंगे कि दो अगर चार्ज पार्टिकल हैं तो उनके बीच में क्लोजेस्ट अप्रोच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, और कुछ न्यूमेरिकल्स अपन लोग करेंगे एडवांस प्रॉब्लम से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपना टॉपिक होगा बेटा वो होगा डिस्टेंस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच between two charged particles. Between two charged particles, दो चार्ज पार्टिकल है, उनके बीच में क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होगी ये कैलकुलेट करना। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, इसमें पहले की बात है कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होती क्या है वो अपन लोग को समझ लेना है। ध्यान देना बेटा कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होगी। कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो यहां पर कोई, हमने लेट कर लिया कि यहां पर कोई एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी है v और इधर कोई फिक्स पॉइंट है p, या अभी मैंने लेट कर लिया यहां पर कोई पॉइंट है p, ये पॉइंट है फिक्स्ड। ठीक है, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब इस पार्टिकल की बात अगर की जाए तो मैं कहूंगा ये पार्टिकल है a और पॉइंट है p, तो ये जो v वेलोसिटी है वो b वेलोसिटी है क्या। b वेलोसिटी को अगर डिफाइन करें तो b वेलोसिटी जो है वो बेटा ये है कि पार्टिकल a की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट p, p तो फिक्स है ना रेस्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल a विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट p अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ये हुआ। यानी कि अपन लोग ये लिख सकते हैं इस चीज को ऐसे, मैंने आगे ऐसे लाइन बढ़ा दी तो ये लाइन ज्वाइनिंग हो गई, तो मैं इस b वेलोसिटी को लिख सकता हूं v इज डिफाइंड एज वेलोसिटी ऑफ, v इज डिफाइंड एज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल a with respect to the p along the line joining, ठीक है। अब समझो जरा एक चीज और, तो ये इसकी वेलोसिटी हो गई। अब मान लो ये पार्टिकल इधर की तरफ भाग रहा है, ठीक है, भागते भागते इस तरफ पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, एक पॉइंट ऐसा आया, कोई ऐसा फोर्स लग रहा होगा जो इसे रिटार्ड कर रहा है, जिस पॉइंट पर इसकी पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई, मैंने मान लिया ये पॉइंट है बी, इस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई 0, इस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो गई 0। अब जब ये वेलोसिटी 0 हो गई तो इसका मतलब इससे ज्यादा अब इसके क्लोज पॉइंट के नहीं जा सकता, तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यानी आर मिनिमम। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब है कि रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग जब 0 हो जाएगी, दो पार्टिकल के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग जब 0 हो जाएगी तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बनेगी। जैसे देखो, तो मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कब होगी, व्हेन रिलेटिव वेलोसिटी, ये बात हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, व्हेन रिलेटिव वेलोसिटी along the line joining is 0, then we can say
that particle is at minimum distance from P, तब अपन लोग कहेंगे कि ये मिनिमम डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। इस चीज को बेटा एक तरीके से और समझ सकते हैं, समझो कैसे। देखो, मान लो यहां पर ये पार्टिकल A है और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में V, इधर मैंने कोई पॉइंट P ले लिया, इसे फिक्स कर दिया, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट P फिक्स्ड है। तो अगर बात की जाए कि इनकी लाइन ज्वाइनिंग क्या है, तो एक बच्चा बोले कि सर ये लाइन ज्वाइनिंग तो इसकी ये रही इसकी लाइन ज्वाइनिंग। एंगल कितना होना चाहिए, तो बच्चा बोलेगा कि सर एंगल तो ये रहा थीटा, ये एंगल हो गया थीटा। तो अब अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर, ये एंगल थीटा है, तो होगा क्या, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स आएंगे। एक कंपोनेंट्स तो आएगा इस तरफ b cos थीटा, और एक कंपोनेंट्स बेटा आएगा इस तरफ, ये हो गया b sin थीटा। समझो, अब अपने को b sin थीटा से मतलब नहीं है। b sin थीटा का रोल क्या है, ये लाइन ज्वाइनिंग है, इससे परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होगी वो क्या काम करेगी, इसे घुमाने की कोशिश करेगी, सर्कुलर मोशन देती है। ऐसे ही तो होता था बेटा, सर्कुलर मोशन में क्या था कि अगर जो वेलोसिटी थी वो रेडियस से परपेंडिकुलर थी, तो वो क्या काम करती थी, उस पार्टिकल को घुमाने का काम करती, तो ये इसे सर्कुलर मोशन देगी। अगर बोला जाए कि लेकिन b cos थीटा क्या है, तो b cos थीटा जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी है किसकी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द p अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग है। अब अगर ये वेलोसिटी जहां पर जीरो हो जाएगी, वही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगी। अब होगी कहां पर जीरो, समझो, जैसे जैसे बेटा देखो, ये पार्टिकल तो रियल में तो इधर ही चल रहा है ना, तो जैसे जैसे पार्टिकल यहां पहुंचा मान लो, तो जब ये पार्टिकल इस पोजीशन पर पहुंचेगा तब थीटा की तो वैल्यू बढ़ गई, और जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, कम, कॉस थीटा की वैल्यू कम, यानी वेलोसिटी कम होना चालू हो गई। एक पॉइंट ऐसा आया जब थीटा की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, 90 डिग्री, और जैसे ही थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हुई, यहां पर b cos 90 में थीटा की वैल्यू 90 रखूंगा, तो b cos 90 की वैल्यू तो हो गई 0, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द p अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग क्या हो चुकी, 0। और जैसे ये रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग 0 हुई, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, मिनिमम वेलोसिटी। इसके आगे पहुंचेगा क्लोजेस्ट नहीं होगी, क्योंकि आगे जब पहुंचेगा ना बेटा, तो वेलोसिटी वेक्टर इधर, लाइन ज्वाइनिंग है, इनके बीच का एंगल हो गया ये थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक इस तरफ बनेगा b sin थीटा और दूसरा बनेगा इस तरफ b cos थीटा। तो ये b cos थीटा जो अलोंग लाइन ज्वाइनिंग है, वो तो इसे और दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है, पास लाने की थोड़ी कोशिश कर रहा है, तो ये तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच नहीं। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच तो वो होगी जब दोनों पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग कितनी हो जाएगी, 0, उसी डिस्टेंस को अपन लोग कहेंगे कि ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। वो कहां पर हो सकती है, वो या तो अगर लाइन ज्वाइनिंग का ये अलोंग है, तब तो सीधे सीधे रिलेटिव वेलोसिटी, एक चार्ज फिक्स है तो 0 हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी 0, और ऐसे है तो ये थीटा जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन जाना चाहिए, यानी कि परपेंडिकुलर जब इससे डिस्टेंस होगी तब ये वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अब अपन लोग फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल कैसे कैसे बनेंगे। चलो बनाते हैं, ध्यान देना। सो क्या होना चाहिए इसमें, अपन लोग पहले एक केस लेकर के चलते हैं। फर्स्ट केस होगा कुछ इस तरीके से। फर्स्ट केस क्या होगा समझते बालक, पहला केस ये है बेटा, मान लो कि दो चार्ज है। कौन कौन से दो चार्ज है, केस 1 है कि दो चार्ज है और एक चार्ज फिक्स है, एक चार्ज मूव कर रहा है। दो चार्ज है,
एक चार्ज फिक्स है, एक चार्ज मूव कर रहा है, और दोनों चार्ज अभी जो है वो इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस पर है, लार्ज डिस्टेंस पर एक दूसरे से, ठीक है। दो चार्ज फिक्स्ड है। व्हेन वन चार्ज इज फिक्स्ड, व्हेन वन चार्ज इज फिक्स्ड, इज फिक्स्ड, दो चार्ज है, एक चार्ज इसमें फिक्स है। तो अगर एक चार्ज फिक्स है, मान लो यहां पर मैंने मान लिया कि एक चार्ज यहां पर फिक्स है, ये चार्ज फिक्स्ड है, इसे मान लिया Q1, और एक चार्ज है बेटा Q2, इस चार्ज का मास है m, लेट मास ऑफ द चार्ज इज m, और ये अभी इससे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो इनके बीच में कोई इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। अब समझो ना, इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इंटरेक्शन होगा क्या, जब ये चार्ज पार्टिकल इसके फील्ड में आएगा, फिक्स चार्ज वाले के फील्ड में आएगा, तब इनके बीच में एक फोर्स लगना चालू हो जाएगा। मान लो चार्ज पार्टिकल यहां पर आ गया, ये चार्ज पार्टिकल चलते चलते यहां आ गया, यहां पर आया, मैंने इसे एक वेलोसिटी दी, वो पहले से इसके पास एक वेलोसिटी थी, एक काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन बहुत दूर था, इसकी वेलोसिटी लेट v थी। अब ये चार्ज पार्टिकल चलते 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 आगे आया, और यहां पर आकर के इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। तो बेटा ये वेलोसिटी जीरो नहीं हुई है, ये तो फिक्स है ना, तो वेलोसिटी ऑफ Q2 विद रिस्पेक्ट टू द Q1 जीरो, यानी रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग जीरो हुई। ये जो वेलोसिटी जीरो नहीं हुई, ये क्या हुई है बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी हुई है। भाई ये फिक्स है ना, फिक्स है तो रेस्ट है, तो वेलोसिटी ऑफ Q2 विद रिस्पेक्ट टू द Q1 क्या हो गई, जीरो। और जब वेलोसिटी ऑफ Q2 विद रिस्पेक्ट टू द Q1 जीरो हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चार्ज पार्टिकल है वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर आ चुका है, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है वो तो इन दोनों की डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यानी मिनिमम है, इसके बाद नहीं रहेगा मिनिमम पर। समझो क्या होगा, ध्यान देना बेटा, इसके पास वेलोसिटी थी भी, ये आगे बढ़ा, इसकी रेंज में आ गया, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इंटर कर गया, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इंटर करेगा तो जो Q1 चार्ज है वो Q2 पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और Q2 चार्ज है वो Q1 पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो अब Q1 चार्ज Q2 पर अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेगा। फोर्स अगर इधर लग रहा है तो इसकी वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेगा, यानी रिटार्डेशन देगा, और धीरे धीरे रिटार्डेशन होता जाएगा। भाई वेलोसिटी कम होती जाएगी लेकिन फोर्स तो बढ़ता जाएगा ना, इनके बीच की डिस्टेंस कम होती चली जा रही, फोर्स बढ़ेगा, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर। तो रिटार्डेशन बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी धीरे धीरे कम होते 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 यहां पर पहुंचेगा, इसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी है, जीरो। तो ये बेटा वेलोसिटी नहीं जीरो हुई है, तो रेस्ट में था, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हुई अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, और यही अपने पास में क्या हो गई, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो गई। यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, जितना फोर्स ये इस पर लगा रहा होगा उतना ही तो फोर्स ये वाला भी इस पर लगा रहा होगा, तो नेट फोर्स पूरे सिस्टम का क्या हो गया, जीरो। तो कोई बच्चा बोलेगा सर क्या यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से बच्चा नहीं लगाना पड़ेगा, ना लगा सकते हो। क्यों नहीं लगा सकते हो, क्योंकि यहां नेट फोर्स जीरो हुआ ही नहीं है एक्चुअल में। क्यों नहीं जीरो हुआ नेट फोर्स बेटा, इसलिए नहीं जीरो हुआ है क्योंकि इस पर एक फोर्स और लग रहा है, जो चार्ज पार्टिकल फिक्स है उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस पर एक रिएक्शन फोर्स यानी हिंज फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन। तो ये दोनों तो फोर्स एक दूसरे कैंसिल आउट करेंगे, लेकिन बचा हुआ फोर्स जो है वो एक्सटर्नल है, और अगर एक्सटर्नल है तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। इसका मतलब यहां कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो नहीं लगा सकते। फिर क्या काम करें सर, अब एक काम कर लेते हैं, अब अपन लोग लेकर के चलेंगे कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अगर इसकी निकालनी है तो एक काम करते हैं। जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर था तब मैंने मान ली इसकी पोटेंशियल एनर्जी है भाई U1, और पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी होगी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, जीरो। लेकिन काइनेटिक एनर्जी अभी इसके पास में है कुछ, कितनी है भाई, वो तो है हाफ m इंटू बी स्क्वायर। जब ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर आया तब बच्चे से पूछा कि भाई बच्चे बता यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, तो बच्चा बोलेगा सर
अब तो ये एक रेंज में आ चुका है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आ चुका है, तब तो इंटरेक्शन फोर्स भी लग रहा है, और इंटरेक्शन फोर्स लग रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी तो है। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो बता चुके थे, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में क्या लगती थी भाई, कल ही बताई थी, क्या होती थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q1 Q2 अपॉन में इनके बीच की डिस्टेंस यानी आर मिनिमम। लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी है भाई, 0। वही रिलेटिव वेलोसिटी है जो वेलोसिटी है इसकी, क्योंकि ये तो फिक्स है, तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी तो हो गई बेटा 0। अब क्या करना चाहिए, बड़ी सिंपल सी बात है, एनर्जी तो कंजर्व भी रहेगी। तो बच्चे बोले सर आर मिनिमम निकालने के लिए बहुत आसान तरीका मिल गया कि हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। तो लगा देते हैं भाई एनर्जी कंजर्वेशन। तो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन से क्या करेंगे बेटा, इनिशियल टोटल एनर्जी, फाइनल टोटल एनर्जी, यानी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भाई कितनी होगी, सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv² इक्वल टू इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 इंटू Q1 अपॉन में इनके बीच की डिस्टेंस यानी आर मिनिमम, एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 0। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं बेटा, सारी चीजें तो डिफाइन है, केवल मिनिमम आर मिनिमम की वैल्यू निकालनी। तो आर मिनिमम अपन लोग इधर ले आएंगे, 2 से ये 2 कैंसिल आउट, सो आर मिनिमम यानी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितनी हो गई, दैट इज द Q2 इंटू Q1 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू mv²। ये बन गया, मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब एक बच्चा बोले सर यहां पर तो आपने चार्ज फिक्स कर दिया, एनर्जी को कंजर्व कर दिया, आंसर आ गया, क्योंकि वेलोसिटी ये फिक्स है तो यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। अगर फिक्स ना करते तो क्या होता है, यानी केस 2 लेकर के चल रहे हैं कि जब दोनों चार्ज हैं वो फ्री टू मूव है, when both charges are free to move, तब क्या होगा समझो। So next case is case 2। अब बताना है मुझे, when both charges are free to move, जब दोनों चार्ज फ्री टू मूव हो तब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगी। चलो, और एक दूसरे से बहुत लार्ज डिस्टेंस पर रखिए, कंडीशन है, नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी गिवन होगी कहीं ना कहीं। तो ठीक है, मान लो Q2 यहां पर है लार्ज डिस्टेंस पर, और इसे इसका मास m है, v वेलोसिटी दी गई। यहां पर बेटा Q1 चार्ज है, और ये Q1 चार्ज इस बार में फिक्स नहीं है, ये भी फ्री टू मूव है, ये मूव कर सकता है, लेकिन इनिशियली ये रेस्ट में है। मैंने लेट कर लिया, इनिशियली ये रेस्ट पर है, ये इनिशियली रेस्ट पर है, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। अब क्या होगा, सिचुएशन समझना जरा। ये रही इनकी लाइन जो है, अब ये इसकी रेंज में नहीं था, जब ये इसकी रेंज में नहीं था तब क्या होता, अगर ये रेंज में नहीं था तो इस पर कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं लग रही थी, यानी इस समय इसकी इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी तो है 0, इंफिनिटी पर है। काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा, और वो कितनी होगी, हाफ m इंटू v²। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। मास मैंने इस वाले चार्ज पार्टिकल का भी कुछ लेट कर लिया, लेट से मास ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल इज, इसका मान लिया मैंने बेटा m2, एंड मास ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल इज m1, इसका मास है m1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब क्या हुआ, अब बच्चे बोले सर
अब क्या काम करें? होगा क्या, जैसे ही ये आगे बढ़ेगा अपने वेलोसिटी की वजह से इसके फील्ड में आया, और जैसे ही इसके फील्ड में आया तो इसके ऊपर मान लो ये यहां पर है, इसके ऊपर एक फोर्स लगना चालू हुआ अपोजिट डायरेक्शन में, और इसके ऊपर भी एक फोर्स लगना चालू हुआ इस डायरेक्शन में। इस बार तो बेटा ये हिंज भी नहीं है, नहीं हिंज है तो नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। मोमेंटम तो कंजर्व कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप वेलोसिटी क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होगी, समझो जरा। मैंने कहा भाई एक बात बताना, जब ये यहां पर पहुंचा, लेट्स से इस पर फोर्स जैसे इधर आगे बढ़ रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन वेलोसिटी यानी रिटार्ड हो रहा है, और रिटार्ड हो रहा है तो वेलोसिटी कम होती जाए, 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 कम होती जाएगी। लेट से इसकी वेलोसिटी हो गई बी डैश, और ये वाला मान लो अभी इधर था, धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा, फोर्स लग रहा है तो इस पर वेलोसिटी क्या होगी? फोर्स जिधर लगेगा उधर ही, भाई अभी तो रेस्ट में था तो इस तरफ फोर्स लगेगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। अच्छा, इसकी कम हो रही है और इसकी बढ़ रही है। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों की वेलोसिटी क्या हो चुकी है? बराबर, यानी बी डैश के बराबर हो गई। और जैसे ही दोनों की वेलोसिटी बी डैश के बराबर हो गई, एक बच्चे के दिमाग चला, बोला सर जब दोनों की वेलोसिटी इक्वल है और डायरेक्शन भी सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी रिलेटिव वेलोसिटी तो जीरो हो चुकी है। इसका मतलब यह हुआ कि इनकी रिलेटिव वेलोसिटी तो जीरो है। और अगर इनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, अगर इनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है तो इसका मतलब यही तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो गई, यानी ये वाली जो है डिस्टेंस वो हो गई है बेटा आर मिनिमम। अब यार दो कंपोनेंट आ गए, दो चीजें आ गई वेरिएबल, एक तो आर मिनिमम, दूसरा बी डैश। यार कोई दिक्कत नहीं, आ जाने दो, अपने को क्या प्रॉब्लम है। दो काम करेंगे ना, एक तो यहां पर कोई हिंज फोर्स तो लग नहीं रहा, यानी कि नेट एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है, तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, और दूसरा तो काइनेटिक वो टोटल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, यानी एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, काम बन जाएगा। चलो बनाते हैं। तो जैसे ही ये इस पॉइंट पर पहुंचा है, इस पॉइंट पर अगर बात की जाए भाई, तो इस पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी होगी भाई? इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर मिनिमम। और पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी तो भाई पूरे सिस्टम की बात हो रही है, अब तो दोनों चलना चालू हो गए, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज टोटल एनर्जी कंजर्व है। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी भाई, दोनों चलने लगे कॉमन वेलोसिटी से, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m1 प्लस m2, पूरा मास चल रहा है एक कॉमन वेलोसिटी से, यानी b डैश कैसे हो जाएगा, ये बन गया। अच्छा, इन पर एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रहा है, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ द चार्जेस इज जीरो, सिंस नेट एक्सटर्नल फोर्स, सिंस नेट एक्सटर्नल फोर्स on the system of two charges is zero. So momentum is conserved. So P initial equal to P final. momentum conserved. और अगर बेटा मोमेंटम कंजर्व है तो पहले इनिशियल मोमेंटम इसका देखो, केवल एक के पास में, किसके पास? m2 के पास में, कितनी वेलोसिटी b, तो अपन लोग लिखेंगे m2 इंटू बी, इसके पास तो कुछ नहीं, जीरो। बाद में दोनों चल रहे हैं कॉमन वेलोसिटी से, यानी m1 प्लस m2 इंटू बी डैश। हाँ भाई, अब यहां से बी डैश की वैल्यू उठा लेते हैं। सो बी डैश इज व्हाट? बी डैश इज m2 इंटू बी अपॉन में m1 प्लस m2, ये बन गया बी डैश। अब क्या काम किया जाए? ठीक है, अब एक काम और करते हैं, अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेते हैं। तो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन
अगर एनर्जी कंजर्वेशन की बात करी जाए बेटा तो क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी U1 प्लस K1, इनिशियल एनर्जी टोटल एनर्जी इक्वल टू फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी U2 प्लस K2। U1 तो 0 है, K1 इज व्हाट, हाफ m2 इंटू वी स्क्वायर U2 फाइनल, ये कितनी आ गई बेटा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन में R मिनिमम प्लस हाफ m1 प्लस m2 इंटू बी डैश स्क्वायर, एंड बी डैश इज व्हाट, बच्चा बोलेगा कि सर ये तो m2 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ओवर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये इस टर्म से इस वाले टर्म को कैंसिल आउट करती है। अगर ये टर्म कैंसिल हो गए तो इसको उस तरफ ले जा रहे हैं, तो बन जाएगा अपने पास में क्या बनेगा बच्चे, तब तो आ जाएगा ये वाला टर्म इधर आएगा। सो हाफ m2 इंटू बी स्क्वायर माइनस हाफ m2 स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन में R मिनिमम। मैंने 1/2 कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर दिया, बी स्क्वायर यहां से कॉमन ले लिया और m2 भी कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2, यही तो बचा, इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ R मिनिमम। ये हो गया। तो अब क्या बनेगा, सो m2 इंटू बी स्क्वायर, ये आ गया m1 प्लस m2 एलसीएम, सो m1 प्लस m2 माइनस m2 इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ R मिनिमम। m2 से बेटा m2 को कैंसिल आउट कर दिया, सो R मिनिमम की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई बालक, R मिनिमम इधर, ये वाले टर्म इस तरफ आ जाएंगे, तो R मिनिमम हो जाएगा Q1 Q2 m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई m1 प्लस m2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये m1 इंटू m2 बाहर अपॉन में बी स्क्वायर में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m1 m2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर। ये आ गई। मेरे ख्याल से बच्चे ये भी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक केस और देखते जरा। एक केस कुछ ऐसा है कि एक चार्ज फिक्स है और दूसरा चार्ज उस लाइन में मूव नहीं कर रहा जिस लाइन में वो चार्ज है, ठीक है। इफ वन चार्ज इज फिक्स्ड, ऐसे दे रखा है, इफ केस थर्ड, if one charge is fixed and other is not in line, दूसरा लाइन में नहीं है, उसका मोशन लाइन में नहीं है, इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस पर। मैंने कहा ये वाला चार्ज है बेटा Q2, ये फ्री टू मूव है, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ v, मास इसका वही m2 है, अभी बहुत ज्यादा दूर है। दूसरा चार्ज बेटा कहीं यहां पर, इसकी लाइन पर नहीं है, इसकी लाइन तो ये रही, दूसरा चार्ज यहां से इसकी लाइन से कुछ डिस्टेंस बना रहा है, ये इंपैक्ट पैरामीटर टाइप से मानो, ये डिस्टेंस है इसकी, और ये डिस्टेंस जो है बेटा वो d है, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज d। मैं बना सकता हूं ऐसे कि ये दूसरा चार्ज यहां पर है
और ये वाली डिस्टेंस जो है वो टी। ये सब सारी चीजें गिवन है। होगा क्या, ये चार्ज रहा फिक्स Q1, ये फिक्स्ड। अब क्या होगा बेटा, अब एक काम करते हैं, अब इसकी लाइन के अलोंग अगर नहीं है तो ये जो बी वेलोसिटी है तो जीरो नहीं होने की, रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग जीरो होनी चाहिए, लेकिन ये तो नहीं जीरो होने की, क्योंकि मैंने बताया था ना बी कॉस थीटा जीरो होता था, एक कंपोनेंट तो बच जाता था ना, ऐसा ही इसमें भी हो रहा है। फिर क्या होगा भाई, क्या होना चाहिए, अब वेलोसिटी नहीं जीरो है, इसका मतलब एनर्जी तो कंजर्वेशन अपन लोग लगा लेते हैं, लेकिन वेलोसिटी अगर जीरो नहीं तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, और फाइनल वेलोसिटी अगर फाइंड आउट करनी है तब तो यार कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम चाहिए, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते बेटा, यह चार्ज फिक्स है, और अगर चार्ज फिक्स है इनके बीच में फोर्स तो कैंसिल आउट मान लो होंगे, फोर्स ऑफ रिपल्सन होंगे एक दूसरे इक्वल एंड अपोजिट, लेकिन हिंज फोर्स भी तो लग रहा होगा, वो तो एक्सटर्नल है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो नहीं लगेगा। अब क्या करें, तो बच्चा बोलेगा कि सर एक काम करते हैं, पहले तो अपन लोग एनर्जी कंजर्वेशन का जुगाड़ कर लेते हैं। पहले तो यहां पर देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, बालक बोलेगा जीरो, और काइनेटिक एनर्जी तो इसकी होगी कितनी, हाफ m2 इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, ये बड़ा आगे, इसके और इसके बीच में एक फोर्स लगा, कहां पर लगेगा, इसने फोर्स लगाया इस पर इधर, और इस वाले चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगा इस तरफ। अब फोर्स और इस वेलोसिटी के बीच में बेटा एंगल है, समझते जाना बातों को, फोर्स और इस वेलोसिटी के बीच में कुछ एंगल है। मैं कहूं अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इस फोर्स के होंगे दो कंपोनेंट, कौन सा, एक तो होगा एफ कॉस थीटा, और दूसरा फोर्स का ये कंपोनेंट होगा बेटा कितना, एफ साइन थीटा। दो कंपोनेंट हो गए फोर्स के, एक तो हो गया एफ कॉस थीटा और दूसरा क्या हो गया भाई, एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा क्या काम करेगा और एफ साइन थीटा क्या काम करेगा, समझो। एफ साइन थीटा जो फोर्स लग रहा है वो इसकी वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेगा, ये वाली वेलोसिटी, और एफ कॉस थीटा क्या काम कर रहा है, एफ कॉस थीटा जब फोर्स परपेंडिकुलर होता था वेलोसिटी के, याद करना सर्कुलर मोशन में कि जब अगर एक्सेलरेशन जो था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था या सेंट्रीपिटल फोर्स था, वो परपेंडिकुलर था वेलोसिटी के, तो वो तो उसे घुमाने का काम कर रहा था। तो एफ कॉस थीटा इसे घुमाएगा और किधर की तरफ घुमाने की कोशिश करेगा, बच्चे बोले सर ये तो इधर की तरफ ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, और होना भी चाहिए, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगातार लग रहा होगा, ये दूर बढ़ता चला जाएगा, कोई बात नहीं, इस तरीके से आएगा। अब फिर क्या किया जाए, कौन सी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगी, बच्चा बोलेगा सर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच तो वो होगी जहां पर इसकी ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग, अलोंग द लाइन जॉइनिंग का मतलब ये वाला अगर एंगल अपन लोग लेकर के चले तो वो वेलोसिटी जीरो हो गई होगी, तब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगी, अदरवाइज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दूसरी तो नहीं होगी। देखते हैं धीरे धीरे इसकी लाइन जॉइनिंग ये रही, फिर ये रही, फिर मान लो ये रही। एक टाइम ऐसा आया कि ये वाली जो लाइन है इस वाली वेलोसिटी से, जो इसकी यहां पर फाइनल वेलोसिटी होगी, भाई देखो अलोंग द लाइन जॉइनिंग तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो चुकी होगी, क्योंकि मैंने अभी एक केस बताया था जब मैंने रिलेटिव वेलोसिटी बताई थी कि जब परपेंडिकुलर होती है डिस्टेंस से तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती थी बेटा, जीरो। तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो गई, और डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो गई तो यहाँ अलोंग द लाइन जॉइनिंग रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गई। बच्चा बोला सर जब ये रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग जीरो, यही तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, लेकिन यहाँ कुछ तो वेलोसिटी इसकी रही होगी, लाइन जॉइनिंग के अलोंग जीरो हुई लेकिन ओवरऑल वेलोसिटी तो जीरो नहीं हुई होगी, भाई साइन थीटा वाला कोई कंपोनेंट आया होगा, तो मैंने कहा यहां पर वेलोसिटी पहुंचने पर इसकी हो गई v डैश। अब क्या काम किया जाए, अब देखना जरा बेटा, इस पार्टिकल पर हमेशा फोर्स ऐसे लग रहा है, जो इनकी लाइन ज्वाइनिंग है उसी के अलोंग लग रहा है हर बार में,
और अगर लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही हर बार में फोर्स लग रहा है, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही हर बार में फोर्स लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि मैं इस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क निकालूं, इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क निकालूं, तो टॉर्क तो फोर्स अगर लाइन इससे एक्सिस ऑफ रोटेशन से या पॉइंट ऑफ रोटेशन से ही पास हो रहा है, तो नेट टॉर्क तो जीरो होगा। यानी चाहे यहां टॉर्क निकालूं, चाहे यहां टॉर्क निकालूं, चाहे यहां टॉर्क निकालूं, चाहे यहां टॉर्क निकालूं, पॉइंट ऑफ रोटेशन यानी कि पॉइंट अबाउट Q1 के अबाउट तो टॉर्क कितना है, जीरो। और अगर बेटा Q1 के अबाउट टॉर्क जीरो है, देन एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, यानी लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है, कोई बात नहीं, अपन लोग तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके काम बना लेंगे। देन एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। तो अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, और अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो इस पॉइंट पहुंचे बेटा, वेलोसिटी कितनी हो चुकी, v डैश, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, बच्चा बोलेगा सर अब काइनेटिक एनर्जी तो हो गई इसकी m2 इंटू वी डैश स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई इनके बीच में, होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R मिनिमम। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, इसका मतलब अपन लोग लिख सकते हैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम लिखना अपन लोग को अच्छे तरीके से आता है भाई। इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, इसकी वेलोसिटी v इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, m इंटू v मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस, सो m इंटू v इंटू d इक्वल टू, यहां पर भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और वेलोसिटी v डैश, सो मास इसका m इंटू v डैश इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी r मिनिमम। m से तो m को क्या कर दिया गया भाई, कैंसिल, सो v डैश की वैल्यू यहां से निकल आई बेटा, वो कितनी हो गई, v इंटू डी अपॉन में r मिनिमम। एक इक्वेशन लग गई। दूसरी का वेट करते हैं, दूसरी तो एनर्जी कंजर्वेशन लगता है, यहां पर क्या करेंगे भाई, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। तो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी, दोनों को इक्वल कर दिया, यानी कि इधर आ गया हाफ m2 इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू हाफ m2 इंटू बी डैश स्क्वायर, बी डैश इज व्हाट, बी स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन में r मिनिमम, प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r मिनिमम। क्या काम करें बेटा, r मिनिमम कॉमन ले लेते हैं, 2 से ये 2 ये कैंसिल आउट, सो m2 इंटू बी स्क्वायर, मैंने 1 अपॉन में r मिनिमम कॉमन ले लिया, बचा क्या, बच्चा बोले सर क्या ही बचा, बचा तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर m2 प्लस Q1 Q2 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो r मिनिमम इज व्हाट, सो आर मिनिमम आ जाएगा बेटा अपने पास में कितना, आर मिनिमम इक्वल टू m2 बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस Q1 Q2 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन m2 इंटू वी स्क्वायर, ये हो गया आर मिनिमम। मेरे ख्याल से ये भी बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से अपन लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल लेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करते हुए चलते हैं। चलो ध्यान देते हैं, मान लो अपने पास में कोई दो चार्ज है, ठीक है, एक कोई चार्ज है यहां पर फिक्स्ड है जिसकी वैल्यू है 10⁻⁻8 कूलम, और दूसरा कोई चार्ज है जो इससे बहुत ज्यादा दूर डिस्टेंस है, मतलब जहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बेटा, 0, और उसकी जो वेलोसिटी है, दूसरा चार्ज जो है वो इससे दूर है, ठीक है। और ये इधर की तरफ, इसकी तरफ मूव कर रहा है, चलता हुआ चला रहा है, जिसका मास दे रखा है 400 मिलीग्राम, ये मास है, और इस पर बेटा चार्ज जो है, इस वाले पार्टिकल पर जो चार्ज है बेटा वो 5 इंटू
10 टू द पावर माइनस 9 कूलम। यहाँ पर इस पर जो चार्ज है वो है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम, इतना चार्ज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करना है, यहां से मूव करना चालू कर रहा है। ठीक है, तो फाइंड आउट हमें करना है ये पार्टिकल चलता हुआ चला आया। एक टाइम ऐसा हुआ जब ये पार्टिकल इससे 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आ गया, तब इसकी कुछ वेलोसिटी है, पहले कुछ होगी मुझे नहीं पता, लेकिन जब 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आया तब जो इसकी वेलोसिटी है वो 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है। तो मुझे फाइंड आउट करनी है, मुझे फाइंड करनी है कितनी डिस्टेंस पर, इस पार्टिकल से कितनी डिस्टेंस पर ये मोमेंटली रेस्ट पर आएगा अगर ये चार्ज फिक्स्ड है। फाइंड, एक मूवमेंट के लिए तो रेस्ट पर आएगा ना। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड चार्ज फ्रॉम द फिक्स्ड चार्ज when particle when q1 is at rest momentarily एक मोमेंट के लिए रेस्ट पर आएगा। मैंने मान ली, अच्छा वो डिस्टेंस होगी कौन सी, तो बच्चा बोले सर जहां पर ये रेस्ट में आ जाएगा वो तो डिस्टेंस होगी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी भाई, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी आर मिनिमम। यही निकालना, निकाल लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है, चलो निकालते हैं, ध्यान देते भाई। होगा क्या, जब बेटा यहां पर है ये पार्टिकल 10 सेंटीमीटर पर, इनफाइनाइट डिस्टेंस नहीं है, तो इसके पास में होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बोथ। कितनी कितनी होगी, मैं कह रहा हूं यहां पर काइनेटिक एनर्जी है k1 और पोटेंशियल एनर्जी तो है u1। और जब ये इधर पहुंचा तब इसके पास में काइनेटिक एनर्जी तो हो गई 0 और पोटेंशियल एनर्जी हो गई u2। तो एक बच्चा बोले सर क्या एनर्जी कंजर्व करते हैं, हाँ बिल्कुल कर दो, मोमेंटम तो कंजर्व नहीं कर सकते क्योंकि पार्टिकल तो फिक्स है, तो एनर्जी कंजर्व कर देते हैं। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन से देखो क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, बच्चा बोले सर हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, बच्चा बोले सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन यानी q1 q2, और इनकी जो इनिशियल डिस्टेंस है मैंने लेट कर ली है d है, d इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितनी है बेटा, इनके बीच की डिस्टेंस यानी q1 q2 अपॉन में r मिनिमम। अपन को तो r मिनिमम में ही इंटरेस्ट है, निकाल लेते हैं क्या आएगी। सो हाफ m मतलब मास, मास इसका है 40 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू बी स्क्वायर। वेलोसिटी कितनी बेटा 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर करोगे तो 50 का स्क्वायर हो गया 2500 सेंटीमीटर का स्क्वायर 10 की पावर -4, तो यह हाफ एम बी स्क्वायर हो गया, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 9 इंटू 10 टू द पावर 9 q1 इंटू q2, दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन बेटा कितना, एक है 5 इंटू 10 की पावर -9, दूसरा है 10 की पावर -8, यानी 5 इंटू 10 टू दी पावर -9 इंटू 10 टू दी पावर -8 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस वो तो है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 टू दी पावर -1, 10 सेंटीमीटर का मतलब तो ये हुआ।
ठीक है, इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2। सो Q1 Q2 इज व्हाट, Q1 Q2 तो हो गया बेटा 9 इंटू 5 इंटू सॉरी 5 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 10⁻⁻1। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं आगे। इससे इसे कैंसिल आउट करोगे बेटा बचा 20। जीरो पहले कैंसिल करते थे, 1 0 2 0 3 0 10⁻³ कैंसिल। 25 टू जा कितना हो गया 50 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल टू प्लस, या बल्कि ये लिख लेता हूं मैं 5 इंटू 10⁻³ प्लस 9 5 जा 45 10⁻⁻1 ऊपर गया कितना हो गया 10⁻10। ये माइनस का 9, ये प्लस 9 और माइनस 9 दोनों कैंसिल हो गए, ऊपर पहुंचा प्लस का 1, ये माइनस का 8 कितना हो गया प्लस का माइनस का 7, 9 5 जा 45 यानी 4.5 इंटू 10⁻⁻6 ये इक्वल टू 9 5 जा 45 सॉरी यहां आर मिनिमम है, आर मिनिमम 10⁻⁻9 से 9 कैंसिल यानी 4.5 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन आर मिनिमम। सो आर मिनिमम क्या होगा, ये इस तरफ आ जाएगा। सो आर मिनिमम इज 4.5 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 5 इंटू 10⁻³ प्लस 4.5 इंटू 10⁻6। या 10⁻³ कॉमन लेकर कैंसिल करेंगे, या -3 बचेगा या 10⁻⁴ बचा, यानी ये वैल्यू आ गई बेटा कितनी 0.000045 अपॉन 5 प्लस 0.0045। इसे ऐड करेंगे तो बन जाएगा अपने पास में 0.00045 डिवाइड बाई 5.0045। इसे सॉल्व कर लेंगे, ये आर मिनिमम आ गया। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। वैसे न्यूमेरिकल कोई इतना टफ नहीं था, क्योंकि हम लोग थ्योरी ही इतने अच्छे से इसकी पढ़ चुके हैं कि क्या काम कर रहा है। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। मान लो कोई दो चार्ज है बेटा, इस तरीके से कोई दो चार्ज है, एक चार्ज है क्यू, एक तीन चार्ज है, एक चार्ज है क्यू, एक चार्ज है 2Q, एक चार्ज है 8Q, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 9 सेंटीमीटर, एक लॉन्ग स्ट्रेट लाइन में ऐसे फैले हुए। अब इन चार्जेस को किस तरीके से रखा जाए कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। ठीक है, इनका अरेंजमेंट कैसे रखा जाए, चार्जेस को किस तरीके से प्लेस किया जाए, कहां पर रखा जाए लाइन में कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। कौन से चार्ज है, एक Q है, एक 2Q है, एक 8Q है, ऐसे रखें किसी लाइन के लॉन्ग लाइन। ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द चार्जेस। न्यूमेरिकल ये है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द चार्जेस, फाइंड द पोजीशन of the charges, find the position of the charges for which potential energy is minimum। कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा मिनिमम। इनके बीच की डिस्टेंस बेटा गिवन है, कितनी है 9 सेंटीमीटर। कितनी है बालक 9 सेंटीमीटर। अब क्या काम करें, बच्चा बोलेगा कि सर कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं है, बहुत छोटा काम है, दिमाग में एक आइडिया है।
मैं एक पोजीशन माने ले रहा हूं स्मॉल क्यू से बेटा x। बच्चे ने कहा सर मैं इसे x मानूंगा तो ये हो जाएगी भाई 9 माइनस एक्स। सीधी बात है। और इनके टोटल अगर मैं एनर्जी निकाल ले जाऊं इनके बीच की, और टोटल एनर्जी निकालने के बाद बच्चा बोल रहा है कि अगर सर टोटल एनर्जी निकालूं और उस टोटल पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू द एक्स और इक्वल टू 0 डाल दो तो मिनिमम आ जाएगी उसकी। बिल्कुल सही बात है, आइडिया आ गया, प्लान बन गया। क्या काम करेंगे पहले बेटा, इसकी टोटल इंटरेक्शन एनर्जी निकालेंगे। टोटल इंटरेक्शन एनर्जी किसके किसके बीच में, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, और इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो इसके और इसके बीच में मतलब Q और 2Q के बीच में कितनी होगी, तो टोटल इंटरेक्शन एनर्जी एक तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कॉमन है बाहर, इनके और इनके बीच की एनर्जी Q इंटू 2Q अपॉन में डिस्टेंस यहां से यहां तक कि x प्लस 2Q और 8Q के बीच में Q इंटू 8Q, सॉरी 2Q इंटू 8Q अपॉन डिस्टेंस 9 माइनस एक्स प्लस Q और 8Q के बीच में यानी Q इंटू 8Q अपॉन में इनके बीच की डिस्टेंसेस यानी कि 9। ये आगे टोटल कॉमन क्या है, बालक बोलेगा कि सर बड़ी आसान सी बात है, कॉमन तो Q स्क्वायर है, Q इंटू Q, Q इंटू Q, Q स्क्वायर कॉमन हो गया। बल्कि अपन लोग ये भी कह सकते हैं 2Q भी कॉमन ले लो भाई, काम बन जाएगा अच्छा खासा। ठीक है, तो 2Q स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहां बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2Q स्क्वायर कॉमन, क्या बचा 1/x प्लस 2Q स्क्वायर कॉमन 4/9 माइनस एक्स प्लस 2Q कॉमन 4/9, ये बना। मैंने कहा कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए, तो फॉर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, फॉर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी du over dx should be equal to 0। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए du over dx की तो वैल्यू 0 होनी चाहिए, और अगर इसकी वैल्यू 0 है du over dx की, देखो ये वैल्यू मैंने 0 रख दी, 0 रख दी, इसका मतलब क्या हुआ, इसे डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू द x। कर लेते हैं डिफरेंशिएट, क्या बड़ी बात कर रहे हैं। तो du over dx बेटा क्या डिफरेंशिएशन होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है बाहर, 1/x का बेटा डिफरेंशिएशन, x की पावर -1 माइनस सामने पावर में एक कम यानी कि माइनस का 1/x स्क्वायर प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, बच्चा बोलेगा सर 4 तो कांस्टेंट है, 1/9 माइनस एक्स है, 9 माइनस एक्स की पावर -1 तो माइनस सामने 9 माइनस एक्स की पावर -2, और जिसका इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे माइनस एक्स का तो वो तो प्लस में आ गया, 4/9 तो कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0 इक्वल टू 0। ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बचा क्या माइनस का 1/x स्क्वायर प्लस 4/9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। टर्म उधर ले जाते हैं, 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4/9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मेरा काम ज्यादा कुछ करने का है नहीं, मैं सीधे सीधे रूट लिए ले रहा हूं। सो बचा 1/x इक्वल टू 2/9 माइनस एक्स। इसे अगर सॉल्व करेंगे भाई तो ये टर्म इस तरफ, ये टर्म इस तरफ, सो 9 माइनस एक्स इक्वल टू आ गया 2x, यानी 9 इक्वल टू बेटा हो गया 3x, सो x की वैल्यू तो आ गया 3 सेंटीमीटर। यानी स्मॉल क्यू चार्ज से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा, मिनिमम होगी। बहुत अच्छी बात है। कोई बच्चा बोल रहा है कि सर इस पॉइंट पर 3 सेंटीमीटर स्मॉल क्यू से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल निकाल के दिखाओ, तो एक तो इसकी वजह से होगा, एक इसकी वजह से होगा, भाई दोनों की वजह से होगा। तो ये 8Q अपॉन में 6 का स्क्वायर होगा, और दूसरा Q अपॉन में 3 का स्क्वायर यानी 9। कैलकुलेट कर ले जाएंगे, काम बन जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर लोग कैलकुलेट कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इस पॉइंट पर अपन लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, एक बच्चा बोले सर एक काम और करो, इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, तो बेटा कितना होना चाहिए,
इसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो बच्चे कितना होना चाहिए, निकालते हैं। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से आएगा E1 दैट इज द 1/4πε0 Q अपॉन में यहां से यहां तक की डिस्टेंस यानी 3 का स्क्वायर मीन्स 9 इंटू 10⁻⁻2 9 सेंटीमीटर, वो -4 सॉरी। दूसरा आएगा बेटा E2 वो कितना होगा 1/4πε0 चार्ज 8Q अपॉन में यहां से यहां तक की डिस्टेंस का स्क्वायर यानी 9 - x मीन्स 9 - 3 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर मीन्स 36 इंटू 10⁻⁴। कैंसिल आउट करता हूँ जरा मैं, 8 से इसे कैंसिल आउट करूंगा तो ना पूरा तो कैंसिल नहीं होने का, क्या बनेगा 8Q अपॉन 9 - x की वैल्यू 6 यानी 36 इंटू 10⁻⁴ 4 से कैंसिल होगा, ये 2Q हो गया और ये कितना हो जाएगा भाई 9। तो नेट कितना आ जाएगा भाई, एक तो इस तरफ होगा दूसरा इस तरफ होगा, इस वाले से माइनस कर दो तो कितना बचेगा भाई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा E2 - E1 क्योंकि डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट होगी तो 1/4πε0 Q अपॉन में 9 इंटू 10⁻⁴। बहुत छोटी बात है, ये सारी बातें क्लियर हो गई। चलो कोई बड़ी बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं, एक और न्यूमेरिकल वाला देखते हैं। देखो मान लो कुछ चार्ज का सिस्टम अलग टाइप का है, थोड़ा सा ऐसा है कि इस तरीके से दे रखा है, ऐसे कि यहां पर ऐसे कोई एक लाइन है और इसकी बाइसेक्टर लाइन ही है, इस लाइन पर ये पॉइंट जो है इन पर चार्ज है प्लस क्यू पॉइंट कौन से ए और बी पॉइंट पर, ये ओ हो गया जहां इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये हो गया सी डी, तो एक लाइन हो गई सी ओ डी, डी पॉइंट पर एक चार्ज है -Q, ठीक है, ये गिवन है। डिस्टेंस बेटा अगर बात की जाए तो ए और बी के बीच का जो सेपरेशन है वो है 6 मीटर, सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी 6 मीटर, separation between A and B is 6 meter and ये जो पॉइंट है ये 4 मीटर पर है O से, यहां कोई चार्ज पार्टिकल है और ये जो चार्ज पार्टिकल है इसके पास में जब ये 4 मीटर यानी इस पॉइंट डी पर है तो इसके पास में जो टोटल वो काइनेटिक एनर्जी है बेटा वो 4 जूल है। यहां पर जो चार्ज पार्टिकल है इसकी काइनेटिक एनर्जी है 4 जूल, काइनेटिक एनर्जी तो है इसकी 4 जूल। अब क्या हो रहा है, ये पार्टिकल होगा क्या, इस पर बेटा फोर्स लगेगा और फोर्स कैसा लगेगा समझो, ये इसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और ये वाला भी इसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो इनके जो कंपोनेंट्स होंगे वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इस तरफ भागेगा ये और इस तरफ भाग रहा है, यहां पर पहुंचा और यहां पर पहुंचने के बाद में एक टाइम पर ये रेस्ट में आ गया सी पॉइंट पर और वापस हो रहा है रिटर्न, तो सी पॉइंट पर पहुंचने पर ये सी पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी वो कैलकुलेट करनी है। जब ये सी पॉइंट पर पहुंचा है देन व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगी सी पॉइंट की, वो अपन लोग को कैलकुलेट करनी है, यानी ये वैल्यू बतानी है x, फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x if velocity of charge minus q at c
इज जीरो। अगर माइनस क्यू चार्ज की वेलोसिटी जो है पॉइंट सी पर कितनी हो जाए, जीरो हो जाए, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोई बात नहीं यार, निकालेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले समझो कहानी क्या है। कहानी ये है कि ये वाला प्लस क्यू चार्ज इसे अपनी तरफ खींचेगा और ये प्लस क्यू चार्ज इस माइनस को भी अपनी तरफ खींचेगा। इनका एंगल मान लो अगर इधर की तरफ थीटा है, ये वाला भी एंगल थीटा है, तो एक कंपोनेंट तो इन दोनों का आ गया एफ कॉस थीटा और इसका भी एफ कॉस थीटा, तो हो गया 2f कॉस थीटा। और इस तरफ फोर्स अगर देखा जाएगा तो भाई एफ साइन थीटा और ये एफ साइन थीटा कितना हो गया भाई, जीरो। एक तो पार्टिकल के पास पहले से वेलोसिटी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है, दूसरी चीज इस डायरेक्शन में एक फोर्स और लग रहा है, तो इसकी वेलोसिटी को लगातार बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा, यहां पर पहुंचेगा, वैसे वेलोसिटी क्या हो, वो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। अब ये इधर की तरफ निकलेगा, तो इधर की तरफ जब ये निकलेगा तब क्या होगा, जब ये इधर की तरफ निकलेगा तो यहां पर जब पहुंचेगा तब इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना चालू हो जाए, क्योंकि ऐसे खींचेंगे, ये वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, इधर वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा। फिर क्या होगा, फिर बच्चा बोलेगा सर ये ऐसे आगे बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लग रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये जीरो पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी और वो पॉइंट सी है, उस पर डिस्टेंस एक्स की वैल्यू निकालने। एक बच्चा बोले सर ये तो चार चार होने चाहिए। अरे यार क्यों होंगे, इसके पास अगर यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो होती तब ये उतनी डिस्टेंस तक जाता, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पर जीरो है ही नहीं, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी है तो, और यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है। मैं कहूं ये चार तब हो सकता है जब यहाँ वेलोसिटी, जब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर भी 4 जूल होती है, यहाँ तो रेस्ट में है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो दोनों डिस्टेंसेस बराबर नहीं होंगी, तो ये x मान लिया। क्या काम किया जाए, बड़ी सिंपल सी बात है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, काम बनेगा। कैसे यार, यहां की काइनेटिक एनर्जी मैंने लेट कर ली k1 है और यहां की काइनेटिक एनर्जी k2 है और k2 की वैल्यू तो जीरो। इधर पोटेंशियल एनर्जी और देख लेते हैं, तो बच्चा बोले सर पोटेंशियल एनर्जी की तो कोई बड़ी बात है नहीं, पोटेंशियल एनर्जी तो इस पॉइंट पर होनी चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन यानी कि Q इंटू क्यू यानी माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में इनके बीच की डिस्टेंस। यार देखो ये पूरी 6 थी तो ये 3 हो गई, ये 3 ये 4, तो ये कितनी हो गई बेटा, 5 मीटर। तो इनके बीच की डिस्टेंस यानी 5। ऐसे ही ये भी उतनी लगा रहा होगा तो 2 टाइम्स कर दिया मैंने। जब यहां पर पहुंचेगा, मैंने लेट कर लिया, ये डिस्टेंस है r, तो इधर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी, r। क्या करें, एनर्जी कंजर्वेशन कैसे, k2 प्लस u2 इक्वल टू k1 प्लस u1। k2 इज व्हाट, 0, u2 इज व्हाट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो भी किसका, माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू k1 इज व्हाट 4 जूल प्लस u1 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो भी किसका, माइनस का। और जूल माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन में 5। ये चलो कैलकुलेट करते हैं जरा। अच्छा एक चीज और बेटा, यहाँ क्यू के टर्म में आंसर आएगा, मैं क्यू की कोई वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है, तब काम बन जाएगा। मैं माने ले रहा हूँ ये जो चार्ज क्यू है उसकी वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 कूलम, वेयर क्यू इज 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 कूलम। बन जाएगा काम, चलो बनाते हैं। सो आर की वैल्यू निकाल ली, तो आर क्या होगा,
माइनस साइन हटा दें, ये वाला प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो बना 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ क्यू स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू होगी 5 × 10⁻⁻5 का स्क्वायर 25 × 10⁻⁻10 अपॉन में r इक्वल टू, ये वाला भी माइनस हटा दिया, ये प्लस हो गया माइनस हो गया, तो 9 × 10⁹ क्यू स्क्वायर की वैल्यू 25 × 10⁻⁻10 अपॉन 5 माइनस का 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, यहाँ कितना बचा भाई 10⁻⁻1 बची, यानी 2.5 मैंने कर दिया, तो 9 × 2.5 अपॉन में r इक्वल टू 5 से इसे कैंसिल किया, 5 हो गया, ये हो गया 45, यानी 4.5 बचा, क्योंकि ये टर्म कैंसिल, 10⁻⁻1 4.5 -4, तो 9 × 2.5 अपॉन में r इक्वल टू, ये बचेगा 0.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 से कैंसिल, 5 टाइम्स आ गया, तो r की वैल्यू तो आ गई 45 मीटर। तो 45 मीटर पर जाकर के इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, 0। ये वाला भी टर्म समझ गए, बात क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं, एक और न्यूमेरिकल करते हैं, समझो बेटा। न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप से है कि एक कोई फिक्स चार्ज है, लेट से क्यू, ये कोई क्यू चार्ज है और ये फिक्स है, ये कोई क्यू चार्ज है और ये फिक्स है। यहां पर कोई दूसरा चार्ज है, ये फ्री है, ये फिक्स्ड है और ये फ्री है, दोनों किसी मासलेस स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। दोनों किसी मासलेस स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, इनकी जो नेचुरल लेंथ है वो है L के बराबर, ये नेचुरल लेंथ है वो L के बराबर है। ठीक है, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर ऐसा रखें, होगा क्या भाई, होगा ये कि ये वाला चार्ज इस पर एक फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज इस पर एक फोर्स लगाएगा। जब ये फोर्स लग रहा है, फोर्स लगने के बाद में फाइनली सिचुएशन ये आती है कि ये वाला चार्ज, इसमें एलोंगेशन हो जाता है 2L का, तब ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है। अब ये इक्विलिब्रियम में आ गया, लेंथ हो गई इनके बीच की 2L, इक्विलिब्रियम में आ गया, एट इक्विलिब्रियम। फाइंड क्या करना है, अब इसे अगर x शिफ्ट किया जाए तो इसमें क्या होने लगेगा बेटा, इक्विलिब्रियम के बाद में SHM होने लगेगा, देन टाइम पीरियड ऑफ SHM, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ SHM इफ चार्ज, कौन सा वाला, फ्री चार्ज, इफ फ्री चार्ज इज shifted distance x, then find time period of SHM। SHM का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। चलो कोई बात नहीं, निकालते, समझो जरा। जब ये नेचुरल लेंथ पर होगा तो इसमें एलोंगेशन कितना होगा, तो बच्चा बोलेगा सर इसमें तो एलोंगेशन होगा, टोटल ये 2L है, टोटल L थी नेचुरल लेंथ नहीं, जब इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम में है तब इसकी लेंथ कितनी हो गई 2L, नेचुरल थी L, तो एलोंगेशन तो L का हुआ ना, और एलोंगेशन अगर L का हुआ तो इस पर फोर्स इस तरफ कितना लगेगा KL, और इस तरफ कितना फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज द 1/4πε0 Q इंटू क्यू, यानी क्यू स्क्वायर अपॉन 2L का स्क्वायर, यानी 4L स्क्वायर, ये लगेगा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि KL इक्वल टू होगा क्यू स्क्वायर अपॉन में 4πε0 इंटू 2L का होल स्क्वायर, ये एक इक्वेशन मान लें।
दूसरी मैंने कहा कि इसे थोड़ा सा स्लाइटली इस साइड में x डिस्टेंस शिफ्ट कर दिया, इसे x डिस्टेंस शिफ्ट किया स्लाइटली। जैसे ही इसे x डिस्टेंस शिफ्ट करेंगे तब क्या काम होगा, जब इसे बेटा x डिस्टेंस शिफ्ट किया जाएगा तो क्या बनेगा समझो। तब मैं एक काम करता हूं, एक तो आइडिया ये है कि फोर्स निकाल करके सारी वैल्यू कैलकुलेट करें, और इस टाइप का मैं बता चुका हूं क्वेश्चन कि फोर्स निकाल करके वैल्यू मैंने एसएचएम में बता दिया था। दूसरा आइडिया एनर्जी बेटा निकाल लो भाई, जब ये x डिस्टेंस शिफ्ट होगा तो यहां पर इसकी कुछ वेलोसिटी होगी भी, तो इसकी एनर्जी निकालो, और अगर एसएचएम कर रहा है तो एनर्जी कंजर्व होगी, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में अगर इसका डिफरेंशिएशन एनर्जी का करेंगे टोटल एनर्जी का तो वो 0 हो जाएगा। तो एनर्जी लिख लेते हैं, क्या होगी एनर्जी, तो इसकी टोटल एनर्जी जो आएगी बालक वो कितनी आ जाएगी, वो हो जाएगी बेटा E इक्वल टू हाफ के इंटू डिस्टेंस कितनी है बच्चे यहां से, एलोंगेशन कितना, पहले कितना था एलोंगेशन L था, x शिफ्ट हो गया तो अब कितना हो गया हाफ के इंटू एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये तो स्प्रिंग की एनर्जी हो गई, प्लस पार्टिकल किसका मास अगर m है तो इसकी एनर्जी हो गई बेटा हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, प्लस इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जब ये यहां पहुंचेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वो होगी बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू स्क्वायर अपॉन में 12 माइनस एक्स, ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। यहां तक पॉइंट क्लियर है। अब क्या काम किया जाए, अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो मैं लिख सकता हूं इसमें, ये जो 12 माइनस एक्स है इसे मैं ऐसे लिख दूं, E इक्वल टू हाफ के एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया, प्लस हाफ एम बी स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया, प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने ऐसे ही लिख दिया, और इस 12 माइनस एक्स को मैंने लिखा 12 माइनस एक्स की पावर -1। कोई दिक्कत नहीं यार, ऐसे तो लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो बढ़िया बात है। अब क्या काम करें, अब एक काम और कर सकते हैं, मैं 12 कॉमन ले लूं, मैं यहां से 12 की पावर -1 कॉमन ले लूं, तो E इक्वल टू आ जाएगा हाफ के एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 12 की पावर -1 मैंने कॉमन लिया, बचा क्या भाई 1 माइनस एक्स बाई 12 की पावर -1। एक्स तो बहुत स्लाइटली शिफ्ट कराएंगे ना जब एसएचएम करेगा, तो क्या काम करेंगे अपन लोग यहाँ बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे, तो बन जाएगा कितना E इक्वल टू हाफ के एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/12, और ये बन गया 1 माइनस माइनस प्लस एक्स बाई 12। मतलब मैं इस टर्म को ऐसे कुछ लिख सकता हूं, E इक्वल टू हाफ के एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/12 को अंदर प्लस एक्स बाई 12 का स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं यार, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसे, क्या समझो, इसको ओपन कर लेते हैं। E इक्वल टू हाफ के एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2lx प्लस हाफ एम बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2l प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2l का होल स्क्वायर। सो E इक्वल टू
हाफ के एल स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के इंटू 2 मल्टीप्लाई होगा, क्या बचेगा भाई, के एल एक्स प्लस हाफ एम बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2l प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2l का होल स्क्वायर। एक चीज याद करना, ये जो के एल इक्वल टू है उसकी जगह अपन लोग क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2l का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये के एल है। तो क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2l स्क्वायर लिखा है, क्या इसकी जगह अपन लोग के एल लिख सकते हैं? बच्चा बोलेगा बिल्कुल सर लिख सकते हैं। और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? इस वाले टर्म को अगर लिखना चाहो तो एक 2l का मल्टीप्लाई और करो और स्क्वायर कर दो, तो इस पूरे की जगह भी बेटा क्या लिख सकते हैं? के एल लिख सकते हैं। तो टर्म क्या बन गया? टर्म तो ये बन गया E इक्वल टू हाफ के एल स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस के एल एक्स प्लस हाफ एम बी स्क्वायर प्लस इसकी जगह बेटा लिखा के एल इंटू 2l, कितना हो जाएगा 2 के एल स्क्वायर प्लस इसकी जगह भी लिखा के एल यानी के एल इंटू एक्स, प्लस का के एल एक्स और माइनस का के एल एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो टर्म बन गया अपने पास में E इक्वल टू 5/2 के एल स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये टर्म, ये टोटल एनर्जी आ गई। अब बच्चा बोलेगा अगर ये एसएचएम कर रहा है तो एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, तो एनर्जी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो कर दो। तो इसका डिफरेंशिएशन करो बेटा, इसका तो डिफरेंशिएशन जीरो ही आ जाएगा। इस वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी ओवर डी टी, कितना हो जाएगा भाई? इसका तो जीरो हो गया, इसका हो जाएगा हाफ एम बाहर, बी स्क्वायर का कितना होगा? 2b dv ओवर dt, 2 से 2 कैंसिल, और इसका हो जाएगा हाफ के बाहर कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का होगा 2x dx ओवर dt। लिख लेते वैल्यू, ये भी 2 से 2 कैंसिल, तो ये वैल्यू होगी हाफ m इंटू बी db ओवर dt बेटा एक्सेलरेशन, m इंटू बी db ओवर dt क्या हो गया? एक्सेलरेशन प्लस के एक्स dx ओवर dt भी क्या हो गई? वेलोसिटी भी इक्वल टू 0। मैंने b फिर से कॉमन लिया बाहर, क्या बचा? m इंटू db ओवर dt बेटा एक्सेलरेशन प्लस के एक्स इक्वल टू हो गया 0। सो m a इक्वल टू आ जाएगा माइनस के एक्स, सो a की वैल्यू आ गई माइनस का k बाई m टाइम्स ऑफ x। और एसएचएम कर रहा है तो a तो बेटा ये माइनस का ओमेगा स्क्वायर x होता था, तो ये वैल्यू बेटा किसके इक्वल है? ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ k बाई m, तो टाइम पीरियड तो सिंपल सा आ गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k। बहुत अच्छी बात है, आसानी से कैलकुलेट कीजिए। दूसरा तरीका अपन लोग एसएचएम में जो लगाकर करते थे, यानी फोर्स वाले से भी कर सकते, लेंदी मेथड था। एक और आसान तरीका था, वो मैंने बेटा एसएचएम में कराया हुआ है। आप लोग एसएचएम में टेलर और मैक्लॉरिन थ्योरम में मैंने ये सारा कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। आप टेलर और मैक्लॉरिन थ्योरम देखोगे तो मैंने टेलर थ्योरम से जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का इस पर यूट्यूब पे डाला हुआ है बेटा, तो उसमें टेलर और मैक्लॉरिन थ्योरम में मैंने उस कॉन्सेप्ट से बताया, 2-3 लाइन में इसका आंसर आ जाएगा, उससे देख लोगे तो क्लियर हो जाएगी चीजें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बेटा धन्यवाद।